Good morning, class. Today we will start the topic human eye. In last lecture, we have discussed about the regular and irregular reflection as well as the uses of plane mirror and dispersion of light. Today we will discuss about the human eye and its structure and function of the parts of human eye. The human eye is a light sensitive organ which enables us to see the beautiful world around us. मतलब आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन जिसके कारण आप आसपास की सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जो लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है वो है आपकी आई। द आई लीड्स एक्ट एज अ शटर्स ऑफ आई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द शॉक्स, इंजरीज, ब्राइट लाइट्स। आप जानते हैं आपकी जो आई लिड होती है जिसे हम पलक कहते हैं, ये आपकी आई को प्रोटेक्ट करती है, बहुत एक्स्ट्रा ब्राइटनेस अंदर नहीं जाने देती, प्लस इंजरी या कोई शॉक लग रहा है या कुछ पार्टिकल्स हैं जो अंदर आँखों में जाते हैं उन्हें रोक लेती है। जब आप मिरर में देखते हैं तो आप आउटसाइड यानी बाहर की तरफ देखकर आपकी जो मिरर में अब जब आप देखेंगे तो सबसे बाहरी वाला हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, एक वाइट कलर की बॉल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे आप आई बॉल कहते हैं, जिसका वाइट कलर होता है और बीच में एक ब्लैक कलर छोटा सा राउंड शेप या स्फीयर शेप का ब्लैक कलर वाला पोर्शन होता है और आसपास वाइट होता है। ये पूरी एक आई बॉल होती है। ये स्फेरिकल शेप की होती है और जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। Now, the outer part of the eye is composed of 3 layers of tissues, namely sclera, choroid or retina. And the structure and function of each part of the eye as follows. मतलब आपका जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, स्केलरा, कोरॉइड और रेटिना। वन बाय वन हम स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। स्केलरा जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आइज़ की, जो कभी डस्ट पार्टिकल या कभी कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट हैं ये सब आँखों में चले जाते हैं, तो जब से सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है आई की उस पर ये चिपक जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में होती है और वाइट कलर के टफ फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती हैं और इसी कारण इसका कलर आसपास का वाइट नज़र आता है। ये बहुत ही इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं आई के उसे प्रोटेक्शन करती है एक्सटर्नल इंजरी से या इंसेक्ट के एकदम अंदर अटैक करने से या कोई डस्ट पार्टिकल या किसी भी तरह का जिससे आई के इंटरनल पार्ट्स को हार्म होता है, उससे ये लेयर पहले प्रोटेक्ट करती है। ये सबसे बाहर की तरफ होती है इसलिए ये वही पार्टिकल्स को भी रोक लेती है। नाउ कोरॉइड। कोरॉइड जो होता है वो डार्क ग्रे कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो स्केलरा के जस्ट नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है ताकि ब्लड आई के जो आपके टिश्यूज़ हैं उन्हें भी ऑक्सीजन और फूड मिलता रहे। इट्स डार्कनेस द आई फ्रॉम इनसाइड एंड हैंस प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इंटरनल साइड से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। नाउ कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया जो स्केलरा लेयर होती है वो अगर आपके आई के सामने तक आ जाए पोर्शन तक, तो आपके जो आई के जस्ट सामने वाला हिस्सा होता है वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया जो होता है वो आपके जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है आई में उसके ऊपर वाली लेयर को कहते हैं। आसपास वाइट वाला जो पोर्शन है उस पर जो लेयर है वो स्केलरा कहला रही है और उसी को हम आगे की तरफ लेकर जाए और हम कहें कि वो डार्क पोर्शन पे भी सेम कवर किया हुआ है, तो वो उस पोर्शन को जो ब्लैक पोर्शन के जस्ट ऊपर वाली लेयर है वो कॉर्निया कहलाती है। नाउ ये एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू से मिलकर बनी होती है और जो हमारी आई के इंटरनल पार्ट्स हैं उसे भी प्रोटेक्ट करती है, आई बॉल की सरफेस पर होती है और एक्स्ट्रा जो लाइट होती है, ब्राइटनेस होती है उसे आई के अंदर एंटर करने से रोकती है। ठीक है, मतलब कॉर्निया वो पार्ट होता है जिससे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाली लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ताकि आई के अंदर एंटर ना कर सके। आई का डायग्राम यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो पूरी स्फेरिकल शेप की है।
ये आपको नज़र आ रहा है पूरा स्फेरिकल शेप। अब इसमें से ये वाला पोर्शन जो है ये आपका जो बाहर से आपको दिखता है, बाकी अंदर मसल्स के बीच में फिट होता है। ये पोर्शन आपको नज़र नहीं आता। ये पूरी स्कल जो आपकी है उसके अंदर आई का जो ब्लॉक है उसके अंदर ये आई बॉल फिक्स है। आपको सिर्फ ये सामने वाला पार्ट दिखाई देता है। ये वाला जो पोर्शन है सबसे ऊपर, ये ऊपर वाली लेयर है आपकी कॉर्निया। कॉर्निया के साइड में जहाँ पर ये लेंस ब्लैक पोर्शन जो रहता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये आपके आई के अंदर जो ब्लैक या डार्क पोर्शन है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो साइड में है वो सिलियरी मसल्स होती है दोनों साइड में, ठीक है। ये मसल्स ही आपके जो ब्लू कलर का हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आइरिस है। जो आपकी आंखों में जो ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई देता है वो आसपास आइरिस होता है, और बीच में आपको डार्क ब्लैक कलर से एक छोटा सा एक पाथ दिखाई दे रहा है जहाँ से लाइट अंदर एंटर करती है। उस पाथ पर होता है लेंस। तो आइरिस के बीचों बीच क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, और एक लाइट एंटर करने के लिए एक छोटा सा होल होता है, पार्ट होता है जहाँ से लाइट अंदर जाती है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस के बीचों बीच क्या होता है, प्यूपिल होता है जहाँ से लाइट अंदर एंटर करती है, और उस प्यूपिल के जस्ट आगे की तरफ अंदर की तरफ लेंस लगा होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई में, और इस लेंस की साइज़ को, मतलब ये आइरिस को आगे या पीछे मोशन करवाना, इसकी साइज़ को, प्यूपिल की साइज़ जो है ना, यहाँ से जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बड़ा या छोटा करना या एडजस्ट करना किसका काम होता है, इस सिलियरी मसल का। सिलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जिसके कारण लेंस की जो थिकनेस है ये भी कम ज़्यादा होती है, और आइरिस वाला पोर्शन बड़ा छोटा होता है। एक्वस ह्यूमर मतलब एक ये फ्लूइड पार्ट होता है जो इस लेयर के जस्ट नीचे होता है, जो आने वाली एक्स्ट्रा प्रेशर या इंजरी को, इस लेंस को या इंटरनल पार्ट्स को डैमेज होने से बचाता है। फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे वाले पोर्शन की बात करते हैं तो बीच वाला जो हिस्सा है इस आई बॉल का, इसमें विटेरियस फ्लूइड फील होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये इसका रेटिना कहलाता है, ठीक है। रेटिना वो होता है जहाँ पर इमेज बनती है, और ये स्कैलरा है जो पूरी आई बॉल को कवर करके रखती है। जो पोर्शन हमने पढ़ा था अभी स्कैलरा वाला, तो ये स्कैलरा है, देखिए, जो पूरे आई बॉल के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, और ये कॉरोइड होता है। स्कैलरा के जस्ट नीचे की तरफ ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है आई बॉल में, ये होता है कॉरोइड, ठीक है। स्कैलरा, कॉरोइड, और उसके बाद जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं रेटिना। लेकिन यही स्कैलरा जब आगे की तरफ आती है, और वो पोर्शन जो हमारे आँखों का सबसे बाहरी हिस्सा है, वहाँ तक आने के बाद ये यहाँ पर क्या कहलाएगी, यहाँ तक तो वो क्या कहला रही है, स्कैलरा, बट उसी को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं तो वो ये आगे वाला पोर्शन कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और ये रेटिना होता है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना की जो इमेज है यहाँ से ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व यानी कि जो रेटिना पर इमेज बनती है उसे वो ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, और ये जो रास्ता होता है ये सीधा ब्रेन को जाता है, जहाँ जो भी इमेज है रेटिना पर बनी है उसे ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुँचा देती है, और हम किसी चीज़ को देखकर ब्रेन हमें उसका एक आइडेंटिफिकेशन देता है, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे सामने कोई ग्लास रखा है, ठीक है, और पानी भरकर रखा हुआ है, तो हम कैसे समझ रहे थे कि पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसकी इमेज पहले हमारे रेटिना पर बनेगी, और रेटिना से कहाँ जाएगी, ब्रेन को, और ब्रेन उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाता है। लेकिन कभी कभी एज के साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन जम जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो ऑप्टिक नर्व सेंसेशन लेती है, जो इमेज तो बनती है रेटिना पर वो ब्रेन तक नहीं जाती है, और ब्रेन तक नहीं जाएगी तो उसका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसे ये जो ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पर जब वो जम जाता है तो उसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो ये तो हमने आई डायग्राम को डिस्कस किया। अब हम इसके पार्ट्स को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। जैसे रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना सबसे इनर मोस्ट डेलिकेटेड मेम्ब्रेन है, सबसे लास्ट में ये रही है ना, जो कई सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम रॉड्स और कॉन्स कहते हैं। रेटिना पर क्या बने होते हैं, रॉड्स और कॉन। जो कॉन्स होते हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं, यानी हम चीज़ों को देखते हैं और उसकी इमेज यहाँ बनती है ना, तो उसका कलर कौन सा होता है उसको आइडेंटिफिकेशन कॉन्स करते हैं। और रॉड जो होते हैं वो सेंसिटिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी देखते हैं। कैसे हमें समझ आ जाता है कि कोई लाइट बहुत तेज़ है, कोई लाइट बहुत डीम है,
ठीक है, तो लाइट सेंसिटिविटी रॉड्स करती है और कलर सेंसिटिविटी कोन्स होती है। नाउ आइरिस और प्यूपिल की बात करते हैं। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, अब आइरिस क्या होता है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं जो हमारी आई को कलर देते हैं। जैसे आपने कहा हमारी आई भूरी है, ब्राउन शेडेड है, ब्लू है, ग्रीन शेड है, ग्रे शेड है, तो ये जो भी कलर होता है ये जो ब्लू पार्ट है उसका होता है। ठीक है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और जब ये पिगमेंट हाई हो जाते हैं तो आइरिस ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाता है, और पिगमेंट लीस्ट होते हैं, कम होते हैं, तो आइरिस का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, द आइरिस हैज़ अ सेंट्रल सर्कुलर एपरेचर कॉल्ड अ प्यूपिल, और आइरिस के जस्ट बीच में एक छोटा सा होल होता है, होल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब जितनी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है वो सब कहाँ से पास होती है, इस प्यूपिल के अंदर। लेकिन ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब एक्स्ट्रा लाइट या ब्राइटनेस को अंदर नहीं जाने देता। और ये कैसे एडजस्ट करता है, इस प्यूपिल की साइज़ कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, प्यूपिल के अकॉर्डिंग। अब कैसे होती है, तो देखो अगर लाइट बहुत डीम है, कम है, तो आइरिस एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि उस समय देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डीम लाइट में, तो आइरिस अपनी साइज़ को बड़ा कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आइरिस से अंदर एंटर करें। और अगर लाइट बहुत ब्राइट है तो आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बहुत कम से कम लाइट उसमें से पास होती है, जिससे आई लेंस और ये डैमेज ना हो। तो इस तरह आइरिस का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है, यह अपना साइज़ रेगुलेट करता है या एडजस्ट कर लेता है। ये किसकी हेल्प से कर पाता है, मसल्स की, मसल जो मैंने आपको बताई थी सिलियरी मसल, और उसकी हेल्प से ये अपनी साइज़ को एडजस्ट कर लेता है। नाउ क्रिस्टलाइन लेंस, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ये लेंस होता है जिसमें से लाइट अंदर से पास होती है। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये नेचुरली कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो जस्ट आइरिस के पीछे की तरफ होता है। ये आपका आइरिस है, खुला हुआ पोर्शन, और उसके बाद क्या आता है, लेंस आता है। लेंस क्या करता है, उस जो लाइट रेस अंदर आई है उसको कहाँ पर मर्ज करना है, कहाँ मिलाना है, उसकी पोजीशन बनाता है। तो ये जस्ट क्या करता है, इमेज कहाँ बनेगी उस पोजीशन को डिसाइड करता है। ठीक, नाउ ये सस्पेंसरी लिगामेंट। अच्छा, क्रिस्टलाइन लेंस में आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये लेंस की जो विड्थ है वो इस सिलियरी मसल्स के थ्रू एडजस्ट होती रहती है। ये जो मसल्स है ना, ये अगर ये इस मसल में स्ट्रेचिंग आएगी तो ये लेंस की साइज़ को पतला कर देगी, क्योंकि लेंस को दोनों तरफ से इधर से और इधर से खींचेगी, जिससे ये इसकी विड्थ कम हो जाएगी और ये ऐसे लंबा हो जाएगा। और जब ये रिलैक्स हो जाएगी तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी। नाउ सस्पेंसरी लिगामेंट्स की बात करते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो सिलियरी मसल के साथ ही जुड़े होते हैं और लेंस से भी अटैच होते हैं। ये ब्राउन कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, जो इससे मसल इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करती है, उसके बीच में ये लिगामेंट्स लगा होता है। इसी के हेल्प से साइज़ बड़ी छोटी होती रहती है। ठीक है, थिकनेस चेंज होती रहती है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई। आँखों के सामने कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलियरी मसल लेंस की साइज़ को चेंज करती रहती है। व्हेन सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम थिक, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलियरी मसल बहुत पास है, लूज़ है, तो लेंस की साइज़ मोटी रहेगी, थिक रहेगी। और सिलियरी मसल दूर रहेगी तो वो इसको खींचेगी यहाँ से और यहाँ से, जिससे लेंस की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएगी तो लेंस की साइज़ थिक होने वाली है। तो when the ciliary muscle contract the lens become thick and its focal length decrease, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। लेकिन जब सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तो आई लेंस थीन हो जाता है और लेंस की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है लेंस की साइज़ कम या ज़्यादा देखना, क्योंकि हमारे आँखों के सामने आई का एडजस्टमेंट तो एक बार फिक्स हो चुका है ना, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो तो दूर भी हो सकती है और पास भी हो सकती है। तो दूर वाली ऑब्जेक्ट की इमेज भी आपको बनानी है आई पर, रेटिना पर, और पास वाले की भी बनानी है। तो उस हिसाब से हम चेंज क्या करेंगे, हमें लेंस की साइज़ को चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बननी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक एक एडजस्टमेंट हो जाता है जिसमें लेंस की थिकनेस चेंज होती जाती है
और उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर होता जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहीं भी हो। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब जिसके अंदर अबाउट 1 मिलियन नर्व होते हैं, छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं जो सेंसेशन को लेकर जाते हैं। नर्व का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक ऐसी सेल जो किसी भी टाइप के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। ऑप्टिक नर्व की बात है, यानी कि ऐसी सेल्स जो ऑप्टिक मतलब लाइट से रिगार्डिंग, ऑप्टिक वर्ड जहाँ भी आप सुने तो वो लाइट से रिलेटेड होता है। तो ये ऑप्टिक यानी जो लाइट अंदर एंटर हुई है रेटिना पर, उसका मीनिंग कन्वे कब होगा, जब वो ब्रेन तक जाएगी, तब ब्रेन उसको समझेगा कि वो कौन सी चीज़ है। तो ये जो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, ये सेंसेशन को रेटिना से कहाँ की ओर ले जाती है, ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। और ये सेपरेटली ले जाती है, ठीक है। जैसे कि ये रॉड्स और कॉन्स दोनों मैटर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वो कितनी कलरफुल है, कौन से कलर की है, तो कलर सेंसिटिव भी होती है। और साथ में कॉन्स मतलब कलर वाले पार्ट को, और रॉड्स मतलब लाइट की इंटेंसिटी को, दोनों को ही जज कर लेती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, एक ऑप्टिकल मैसेज ले जाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। ये लाइट के सिग्नल जो है, जो रेटिना पर आया है, इमेज बनी है, उसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रेटिना से कहाँ की ओर ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। देन एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो ये एक स्पेस जो होती है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, वहाँ पर एक फ्लूइड पार्ट होता है जो फील होता है, जो आई को शॉक या एकदम जर्क लगने से बचाता है। नाउ विट्रस फ्लूइड क्या होता है, तो आई बॉल के अंदर जो स्पेस पाई जाती है रेटिना से लेकर आई लेंस के बीच में, जितनी भी खाली स्पेस है वहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है जिसे विट्रस फ्लूइड कहते हैं। ये हमारी आई को गीला रखता है, वेट रखता है, और मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, स्पेशली इसके अंदर वाटर कंपाउंड ही रहता है, और ये 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आई यही कवर करता है। लास्ट है ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती, जैसे रॉड या कौन से ऐसा कुछ नहीं होता। सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। तो इस टाइम पर क्योंकि ना रॉड से ना कौन से, तो किसी भी टाइप का विजन दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। नाउ एक्टिविटी 5 टू शो द प्रेजेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट ऑफ एन आई। आई का ब्लाइंड स्पॉट देखना है हमें, तो उसके लिए आप एक वाइट कार्डबोर्ड ले लो और एक स्केल ले लो। अब आपने एक वाइट कार्डबोर्ड लिया है और उस पर कुछ ठीक क्रॉस मार्क कर लो लेफ्ट साइड पर, और उससे जस्ट 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, है ना, एक राउंड यानी कि डॉट मार्क किया आपने थोड़ा सा बड़ा राइट हैंड साइड पर, एक क्रॉस और एक डॉट। अब आपको ये देखो, ये यहाँ पर क्रॉस है और ये डॉट है, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब आपको कार्डबोर्ड जो है वो होल्ड करके रखना है अपनी आर्म लेंथ के अकॉर्डिंग, और नाउ चूज क्लोज योर लेफ्ट आई। आपको लेफ्ट आई को बंद करना है, एंड देन कंटिन्यूसली ऑन द क्रॉस, और इस क्रॉस पर ही देखते रहना है लगातार, ठीक है। तो आपको क्या, यू सी बोथ क्रॉस, 2 क्रॉस एंड राउंड मार्क्स आर विजिबल, मतलब आपको क्रॉस और राउंड दोनों ही नज़र आएंगे जब आप आपकी लेफ्ट आई को बंद करेंगे। नाउ मूव द कार्डबोर्ड स्लोली एंड टूवर्ड्स यू। अब कार्डबोर्ड को आपको धीरे धीरे आपकी तरफ, आगे की तरफ ऐसे लेते जाना है, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते जाना है, ठीक है। एंड कीपिंग द आई ऑन द क्रॉस, और उस समय जब आप इसको ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हो कार्डबोर्ड को, तब आपको अपनी आई का रखनी है एक्स की पोजीशन पर ही बनाकर रखनी है। तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको, जब आप ऐसे आगे की तरफ लाएंगे तो कहीं कहीं बीच में ऐसी ऐसी पोजीशंस भी आएगी जहाँ पर आपको ये राउंड जो है वो दिखाई नहीं देगा। इस मोमेंट पर हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज राउंड मार्क जो दिखाई दे रही थी, ठीक है, वो कहाँ बनी है, ब्लाइंड स्पॉट पर बनी है। वो ब्लाइंड स्पॉट मतलब रेटिना से नर्व के बीच का वो हिस्सा है जहाँ पर रॉड्स कोन्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपकी लाइट रेज पहुँची, ये इमेज इसकी बन ही नहीं सकती ना, उस पोर्शन तक अगर एंगल मिला है तो वहाँ पर इसकी इमेज नहीं बन पाएगी, रॉड्स कोन्स नहीं होते। अगेन आपको कार्डबोर्ड को होल्ड करके रखना है, ठीक है, और अपन आई, राइट आई को
क्या करना है आपको, क्लोज करना है और लेफ्ट से देखना है। पहले आपने लेफ्ट को बंद किया था, राइट से देखा एक बार, अब राइट को बंद करके लेफ्ट से देखना है। तो अल्टरनेट ऐसे आप एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। और फिर से कार्डबोर्ड को मूव करना है तो आप अब देखेंगे कि आपको राइट राउंड मार्क को देखते चाहिए। उस समय आपको कुछ कुछ पोजीशन पे क्रॉस मार्क दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि उस समय ब्लाइंड स्पॉट पर वो क्रॉस का इमेज बनी है। तो ब्लाइंड स्पॉट पर कुछ होता ही नहीं है रोड्स या कौन सो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। तो ये बहुत छोटी बेसिक सी एक्टिविटी है। अब यहाँ पर कुछ फ्लो डायग्राम से आपको बताया कि लाइट कैसे, ये ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है। तो देखो जो लाइट कम हो रही है ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके आई के अंदर एंटर करती है, किसकी हेल्प से, पहले कॉर्निया में जाती है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसके बाद डायरेक्ट प्यूपिल के अंदर एंटर कर जाती है। प्यूपिल के अंदर एंटर करते ही पीछे क्या है, लेंस है। तो लेंस क्या करता है, उस लाइट रेस को लेता है और दूसरी तरफ रेटिना पर उन सभी लाइट रेस को फोकस करके रेटिना पर उसकी इमेज बनाता है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। कुछ इस तरह से, ये जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई ये कॉर्निया से प्यूपिल के अंदर गया और देखो लेंस ने ये जो पेड़ देख रहे थे आप लोग, ट्री, ये ट्री की इमेज उल्टी बना दी है, क्योंकि इधर वाली लाइट रेस ऐसे क्रॉस करके गई और इधर वाली ऐसे कर गई। तो जो इसका नीचे का हिस्सा था वो यहाँ बन गया और इसका ऊपर का हिस्सा यहाँ बन गया। तो ये आपके रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, रियल, यानी जैसा आप देख रहे हो एग्जैक्टली वही, बट उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है। और साथ में जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उससे छोटी, क्योंकि आपकी आई बॉल की साइज़ बहुत छोटी होती है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी होती है। अब क्या होता है, रेटिना के बाद क्या होगा, जो सेंसरी सेल्स होती है जैसे रॉड्स और कॉर्न्स है, ठीक है, रेटिना पर, वो इसको एक्टिवेट करती है और इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है। क्योंकि ये लाइट हमारे ब्रेन तक थोड़ी पहुंचेगी, ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है, एक तरह के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व जो यहाँ है, ये ऑप्टिक नर्व ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो थे इस इमेज के, उसे वो ब्रेन तक पहुँचा देती है और ब्रेन ने इसको समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया मैसेज को कि वो क्या है सामने वाली ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन आई वर्क करती है। अब ये डू यू नो में कुछ फैक्ट्स गिवन है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इसे पढ़ना है। अच्छे अच्छे फैक्ट्स है वो, तो आप लोग पढ़िएगा। देन परसिस्टेंस ऑफ विजन, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ रेटिना, जब लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट से आती है और रेटिना पर उसकी इमेज बनती है, तो इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली। एक साथ उसका, जब आप उस ऑब्जेक्ट से अपनी नज़रें हटा लेते हो तो रेटिना पर उसकी इमेज कुछ टाइम तक रहती है, ठीक है। यानी कि कितने टाइम तक, 1/16 सेकेंड तक रहते हैं। 1 सेकेंड के कितने पार्ट तक, 16th वाले पार्ट तक, इतना टाइम, 1 सेकेंड के 16 पार्ट कीजिए, इतने टाइम तक वो इमेज रहती है। सो व्हेन स्टिल स्टेशनरी इमेज ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव भी कर रही है और आपने उसे देखा और एकदम से अपनी नज़रें हटा दी, तो आपके आई के रेटिना पर जो उस, मान लो ये मूवेबल ऑब्जेक्ट है, अब इसकी इमेज जो बनी वो यहाँ है, लेकिन अगर आपने एकदम से या तो अपनी नज़रें हटा लिया, ये ऑब्जेक्ट आपके सामने से हट गई, तो इसकी जो इमेज है ये कुछ टाइम तक यहाँ रहेगी। कितने टाइम तक रहेंगी, 1 सेकेंड के 16th पार्ट तक, इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल तक के लिए ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, यानी कि यहीं पर टिकी हुई रहती है हमारे रेटिना पर, ठीक है। सो इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन दैट आई एट द रेट ऑफ फास्टर देन 16 इमेजेस पर सेकेंड। और कितनी स्पीड से वो टिकी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 1 सेकेंड का 16 पार्ट, यानी कि 1 सेकेंड में जैसे आपने 16 स्टेशनरी इमेज को यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही चीज़ को बहुत ध्यान से देखते रहते और अचानक अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर भी वो इमेज आपको दिखाई देती है एज इट इज़, आंखें सडनली बंद कर दूँ तो इसका मतलब है आपके रेटिना से वो इमेज को हटते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन के लिए भी एक एक्टिविटी दिखाई है कि एक कार्डबोर्ड लिया है, एक शीट लिया है और एक वाइट पेपर लिया है और एक पीस ऑफ स्ट्रिंग लिया है धागे से। तो अब आपको कार्डबोर्ड की एक शीट लेना है और वाइट पेपर उसके ऊपर पेस्ट किया है, एक बर्ड ड्रॉ किया आपने, ठीक है।
और एक दूसरी शीट लेनी है, उसके ऊपर आपने केज बनाया है दूसरी साइड पर, 2 साइड है, ठीक। अब क्या किया है, हैंग अ कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग धागा अटैच करके इस कार्डबोर्ड को इस तरह से हैंग कर दिया, लटका दिया है, ठीक है। अब आपको रोटेट करते रहना है कार्डबोर्ड को स्लोली, मतलब धीरे धीरे। नाउ और ध्यान से देखते जाना है। तो अपने दोनों पोर्शन बनाए थे इसके अंदर, केज बनाया था और एक पे बर्ड बनाया था, ठीक है। मतलब ये वाला कार्डबोर्ड है, इस पे केज बना है, तो इसके पीछे वाले हिस्से में क्या बना हुआ है, बर्ड बना हुआ है, ठीक है। और दोनों साइड आपने इसे स्ट्रिंग से ऐसे अटैच कर दिया है। अब क्या करना है आपको, इसे लगातार रोटेट करते जाना है, गोल गोल घुमाते जाना है। तो कभी तो आपके सामने केज आएगा और कभी आपके सामने बर्ड आएगा, और आप लगातार रोटेट कर दोगे तो आपको लगातार रोटेट करने से ऐसा लगेगा कि बर्ड भी वहीं था और केज भी आ गया, क्योंकि दोनों, जब केज की इमेज आपको दिखेगी तो वो आपके रेटिना से ये इमेज हटेगी भी नहीं इतनी देर में, तो क्या हो जाएगा, बर्ड वाली इमेज आपके सामने आ जाएगी। फिर बर्ड वाली इमेज जो आपके रेटिना पर रहेगी उतनी देर में केज वाली आ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है रोटेशन की, इसमें इमेज इतनी जल्दी चेंज होती जा रही है, जबकि हमारे रेटिना पर वो इमेज थोड़ी देर तक बनी रहती है। उस केस में क्या होगा कि मान लो केज आपको नज़र आ रहा है, तो केस की अभी इमेज अभी हटी भी नहीं है, और उतनी देर में आपको अगर बर्ड की इमेज नज़र आ गई तो आपको आपकी आई रेटिना पर इस तरह से कुछ मिक्सअप हो जाता है। इसी तक तो आपको जो फटाफट रोटेट करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि बर्ड है, जो बर्ड और केज दोनों एक साथ ही नज़र आएंगे, जिसे आप कहते हो परसिस्टेंस ऑफ विज़न। कई बार चीज़ें हमारी आंखों से सडन नहीं हट पाती है, जिसे हम परसिस्टेंस ऑफ विज़न भी कहते हैं। नाउ पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आपने आई की एक और प्रॉपर्टी देखी है कि आई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है उस हिसाब से अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि एक इतनी सी आई बॉल सारी ऑब्जेक्ट जो आपसे दूर है, पास है, बहुत दूर है या बहुत पास है, सभी की इमेज आपकी इस रेटिना पर कैसे बन जाती है, जबकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी आई से अलग अलग डिस्टेंस पर है। पर आई अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेती है, और आई का जो लेंस होता है, ये लेंस अपनी थिकनेस को कम या ज़्यादा करके ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो उसकी इमेज रेटिना पर बना लेता है। तो इस तरह की आई की जो एबिलिटी है, जिसमें वो अपने लेंस की जो थिकनेस है या फोकल लेंथ क्या है वो खुद ही एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये हमारे आई की एक प्रॉपर्टी है। अब देखो, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। अब वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो, उसे हम हमारी आई का नियर पॉइंट कहते हैं। जनरली हम नियर पॉइंट कितना मानते हैं, आई का 25 सेंटीमीटर माना जाता है कि इस पोजीशन पे आपको बहुत अच्छे से, आप बहुत क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसी तरह वो फार्थेस्ट पॉइंट जहाँ तक आपकी आई उस किसी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकती है बिना किसी स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेन समझते हैं कि आंखों पर कोई लोड नहीं आना चाहिए या स्ट्रेचिंग या प्रेशर नहीं बनना चाहिए किसी चीज़ को देखने के, नॉर्मली आप कितनी दूर तक बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वो आपका आई का फार पॉइंट कहलाता है। अब वो फार पॉइंट की रेंज जो होती है वो हर आई के लिए अलग होती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, यानी जितनी भी दूर तक आप अच्छे से अच्छा देख सको वो रेंज उनकी इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है। नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। अब हम कुछ आइज़ के रिगार्डिंग कुछ ऐसे विज़न मतलब देखने में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं उसके बारे में, और उन्हें कैसे करेक्शन करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली हमने देखा होगा कि कभी कभी पर्सन पास की चीज़ों को नहीं देख पाता, तो कभी दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया। अब नाम से तो आपको लग रहा है नियर साइटेड, इसका मतलब नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, पास वाली चीज़ों को नहीं देख पा रहा है और दूर की चीज़ों को देख पा रहा है। बट आप लोग याद रखिएगा, इसके नाम का जस्ट उल्टा फंक्शन होता है। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पास वाली चीज़ें तो अच्छे से नज़र आ रही है, लेकिन दूर वाली चीज़ों को वो नहीं देख सकता, ठीक है। ऐसे इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहलाता है। कोई भी मायोपिक आई है उसके अंदर जो इमेज है वो रेटिना पर न बनते हुए रेटिना से पहले ही बन जाती है। एक्चुअल आई के अंदर इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफेक्ट आया कि ये जो इमेज थी इसे रेटिना पर बनना चाहिए था, पर ये रेटिना पर दोनों रेज मर्ज होने की जगह कहाँ मर्ज हो गई, रेटिना से पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह की जो आई होती है वो मायोपिक आई कहलाती है। जबकि इसके करेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए,
कॉन्केव लेंस लगाना चाहिए। कॉन्केव लेंस लगाने से क्या होता है, कॉन्केव लेंस देखो ये आँखों के सामने हम जो चश्मा पहनते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चश्मा प्रेफर करता है कि आप ये वाला चश्मा पहनिए, तो ये कौन सा लेंस होता है आपके चश्मे में, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस से क्या होगा, जो लाइट रेज है उसकी फोकल लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है और वो जो रेटिना पर ना मिलते उससे पहले मिल रही थी वो अब कहाँ मिलने लग गई है, रेटिना पर। तो इस तरह कॉन्केव लेंस लगाकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है फार साइटेडनेस। अब अगेन इसके नेम से इसका मतलब निकालेंगे। फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब है कि फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट को तो कोई भी पर्सन आसानी से देख सकता है बट नियरर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। ठीक है, फॉरवर्ड सुन के फॉर नहीं देख सकता ऐसा मत लिखना। फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट को तो वो क्लियरली देख सकता है, दूर रखी हुई चीज़ों को उससे आसानी से दिख जाती है, लेकिन वो नियरर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटेडनेस कहलाता है। तो ऐसा क्या होता है इसमें, तो इस तरह के डिफेक्ट में जो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के भी और पीछे बनती है। जैसे ये रेटिना पे ना बन के रेटिना के पहले हो गई, वैसे ये रेटिना से दूर बनती है। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाकर। हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स, और मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से इसकी जो पीछे बन रही थी वो वापस रेटिना पर आ जाती है और हमें ठीक से दिखाई देता है। नेक्स्ट डिफेक्ट आपका कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट क्या होता है, एक तरह की ब्लाइंडनेस आ जाती है, आंखों से दिखना थोड़ा बंद हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और आँख में जब आप प्यूपिल को देखेंगे तो प्यूपिल पे ऐसा ग्रे कलर का फ्लूइड जमा हुआ नज़र आता है, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैटेरैक्ट या मोतियाबिंद एक ही चीज़ होती है। जब आप देखा होगा कुछ पर्सन जो एडल्ट हो जाते हैं 45 ईयर्स की एज के बाद ही जनरली ये प्रॉब्लम आती है। तो आपकी जो आई है उसका जो लेंस होता है वो धीरे धीरे क्लाउडी होने लग जाता है, यानी उसके ऊपर कुछ ग्रे कलर का फ्लूइड जमा हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इतना क्लाउडस इसलिए हो जाता है कि जो लाइट रे, वो जो उनके आई के अंदर जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन जमने लग जाते हैं। एज के साथ साथ वो प्रोटीन रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होकर वो एक जगह इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे उस लेंस के ऊपर ही कवर बना लेते हैं। तो इसके कारण क्लाउडीनेस होने के कारण क्या होता है, जो लाइट रेज होती है वो उसके अंदर प्यूपिल से पास नहीं हो पाती, और नहीं हो पाती तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया लाइट के अंदर जाने का, तो रेटिना पर इमेज कैसे बनेगी। तो इस तरह से या तो हमें बहुत फॉगी यानी धुंधला सा दिखाई देता है, क्लाउडी, जो ठीक से नहीं देख पाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा जम जाता है तो दिखना ही बंद हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके ये जो लिक्विड या फ्लूइड होता है इसको हटा देता है लेंस के ऊपर से, लेंस क्लीन कर देता है, जिसको हम कहते हैं वो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना, ऑपरेट करके वो फ्लूइड को निकाल देता है। केयर्स ऑफ आई की बात करते हैं। आई हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसकी केयर करना भी हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, इसलिए इसका केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें बहुत आई जो हम कुछ रीडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो हमें बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, हमें कभी सोते हुए नहीं पढ़ना चाहिए जिससे आँखों पर लोड आए, या नॉर्मल डिस्टेंस दूरी पर रहकर ही हमारी आँखों को दूर रख कर ही पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं जाना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको बुक बहुत आँखों के पास नहीं रखना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा दूर, जिससे आपकी आँखों पर स्ट्रेन आने लगे। ठीक है, और आपको मूविंग बस या कार में भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार वो मूवेबल रहती है, तो इससे आपकी आँखों पर लोड पड़ता है, स्ट्रेन आता है। ठीक है, डीम लाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से छोटे छोटे राइटिंग्स होते हैं ना, तो हेड राइटिंग या टाइपिंग के राइटिंग काफ़ी छोटे होते हैं, तो प्रिंट छोटी होने के कारण हमें ठीक से दिखाई नहीं देता, और डीम लाइट में तो वैसे ही हमारी आंखों पर स्ट्रेन आता है, इसलिए प्रॉपर लाइट सोर्स हो, अच्छे उजाले में ही पढ़ना चाहिए। देन जो टेलीविज़न होता है, टीवी होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा दूर से या बहुत ज़्यादा पास से भी नहीं देखना चाहिए, और एक्स्ट्रा टाइम भी पूरे टाइम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो ब्राइटनेस है उसका इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है। हमें एटलीस्ट 6 फीट की दूरी से थोड़ा दूर ही बैठना चाहिए टीवी देखने के लिए। नाउ हमारी आंखों को हमें रब नहीं करना चाहिए डर्टी हैंड से या डर्टी क्लोथ से, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो आई के अंदर एंटर कर जाते हैं। कई जर्म्स होते हैं जो आई में एंटर करके आई इन्फेक्शन होता है, आंखें लाल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, खुजाल आती है उसमें।
तो ये सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसलिए गंदे हाथ या कपड़े से आँख साफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी आँखों को हमें साफ़ पानी से धोना चाहिए और लगातार हमारी आई को अगर कुछ डस्ट एरिया वहाँ से, तो हमारी आई को क्लीन वाटर से धोना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए। अगर आप आँखों में बहुत स्ट्रेन फील कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी आई साइड को आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और उसके लिए जो भी प्रिफरेबल स्पेक्टिकल्स है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस वाले या कॉन्केव लेंस वाले, जिन्हें हम चश्मा कहते हैं, वो हमें पहनना चाहिए। फिर लैक ऑफ विटामिन ए, कई बार आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी के कारण आपको आई प्रॉब्लम आती है स्पेशली, तो ये ब्लाइंडनेस और इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर शुरुआत में ही अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको बहुत आई पर स्ट्रेन बनता है या कमज़ोर है आपकी आई, तो आपको विटामिन ए वाला फूड लेना चाहिए। और ये जो ब्लाइंडनेस के कारण क्या होता है, कोई भी पर्सन है वो रात को या डीम लाइट में नहीं देख पाता है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, जो एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ आई, मतलब आई के अंदर का फ्लूइड ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है, और वो जो कॉर्निया है अभी हमने देखा था इस तरह से क्लाउडी बन जाता है, तब हमें ठीक से दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, और जब ये पूरी तरह से क्लाउडी एरिया कवर हो जाता है लेंस पर, तो फिर कंप्लीटली पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। नाउ वन शुड देयरफॉर इंक्लूड अ विटामिन ए इन द डाइट, यानी हमारी डाइट में हमेशा विटामिन ए वाला फूड हमें खाना चाहिए। विटामिन ए अगर अच्छे अमाउंट में होगा, जैसे किससे मिलता है हमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, कैरोट है, लाल गाजर, ब्रोकोली एंड कोड लीवर ऑयल, इन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, विटामिन ए मिलता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स, ये पपाया, मैंगो, ये सब विटामिन ए के अच्छे सोर्सेस होते हैं, ये हमें खाना चाहिए। नाउ विजुअली चैलेंज्ड मतलब ऐसे पर्सन हैं जो देख नहीं सकते, जिन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम विजुअली चैलेंज्ड भी कहते हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी वो इस लाइफ में सर्वाइव करते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। क्यूरेबल ब्लाइंडनेस यानी कि ब्लाइंड मतलब तो जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें कहते हैं, पर ये दो टाइप के कैसे होते हैं, ब्लाइंडनेस जो है वो क्यूरेबल और इनक्यूरेबल है। तो क्यूरेबल ब्लाइंडनेस मतलब या तो कॉर्निया या तो आई लेंस दोनों ओपेक हो जाए, ओपेक मतलब लाइट को ट्रांसफर नहीं कर सकें, तब ऐसा होता है, जिसको हम क्यूरेबल कहते हैं। और दूसरा है, अब इसके रीज़न क्या है, लेंस या कॉर्निया दोनों ही हमें दिखाई ना दे तो क्यूरेबल केस ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो लेंस की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन लेंस ओपेक बन जाता है, तो ये इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सर्जरी करके उसको जो ऊपर उसके ऊपर जो लेयर जमी होती है फ्लूइड की वो हटा दी जाती है। ठीक है, और या तो फिर लेंस पूरा ख़राब हो चुका होता है तो लेंस को पूरी तरह हटाकर वहाँ पर एक नया लेंस लगा दिया जाता है। और सेकंड है, अगर कॉर्निया ओपेक हो जाता है तो कॉर्निया को हटाकर, ठीक है, कोई हेल्दी डोनेटेड कॉर्निया, जैसे आई डोनेट करते हैं ना कुछ लोग अपने मरने के 30 मिनट तक, आप उस पर्सन की आई को निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग जो आई डोनेट करते हैं उनकी डोनेट आई से ऊपर से कॉर्निया लेकर आप किसी और कॉर्निया, वो जो डिफेक्टेड वाली आई थी उसकी कॉर्निया को, पेशेंट की आई के कॉर्निया को निकाल कर नया कॉर्निया लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आई डोनेट के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन गिवन है, कैसे देना चाहिए, है ना। और इसके बारे में आप नेट से भी और जानकारी ले सकते हैं कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन यानी जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ठीक है, वो अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं तो आई डोनेट करके उनकी जो आई डोनेटेड आई होती है उसके कॉर्निया को रिप्लेस करके आप पर्सन को ब्लाइंडनेस से हटाकर अच्छी दुनिया दिखा सकते हैं। अगर लेंस से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है और लेंस ओपेक हो चुका है तो भी आई डोनेट करने से जो डोनेटेड आई होती हैं उसके लेंस का यूज़ करके वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आई डोनेट जो लोग करते हैं अपनी डेथ से पहले, वो बहुत अच्छा काम करते हैं कि जो ब्लाइंडनेस होती है किसी और पर्सन की, वो उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट देकर जाते हैं अपनी आई के रूप में, जिससे कारण वो अपनी दुनिया देख सके और जी सके। टेक्नोलॉजिकल एड्स फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल। अब जो लोग बॉर्न से ही बोल सकते हैं कि
उनके बर्थ से ही वो ब्लाइंड है, अंधे हैं, तो उनके लिए वो अपनी लिखाई पढ़ाई या कैसे कर सकते हैं अपनी स्टडी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे सिस्टम है जिसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो बुक जो होते हैं वो प्रिंट की होती है, ब्रेल प्रिंट कहा जाता है इनको, ब्रेल, जिन्हें ब्रेल लिपि वर्ड भी आपने सुना होगा। ब्रेल एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो अपनी इस टिप को अपनी टिप के थ्रू ऐसे छू कर उस लेटर का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो ये डॉट से ही वो उसका कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे हम देखकर ABCD के शेप्स को देखकर उन्हें पहचान लेते हैं, वैसे ही ये अपने इस फिंगर टिप से उसे छूकर ये डॉट्स जो होते हैं इस डॉट्स के थ्रू वो बता लेते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट डॉट्स इन अ 6 डॉट, ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो 6 डॉट के अरेंजमेंट से होता है। देखो 6 के पेयर से यहाँ पर A लिखना है तो एक डॉट इसमें से आपको उभरा हुआ नज़र आएगा जब आप छुएंगे, तो बाकी सब इसमें डार्क है, तो 6 डॉट का कॉम्बिनेशन होता है। B डॉट में 2 डॉट होते हैं, C के लिए 2 होते हैं इस तरह से, D के लिए 1 डॉट 2 डॉट ऐसे और तीसरा डॉट ऐसा, E के लिए ऐसा होता है, F के लिए ऐसा होता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिम्बॉल्स बने हैं जिसके थ्रू उन्हें लर्न करवाया जाता है और अल्फ़ाबेट सारे इस तरह से वो छूकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेल सिस्टम कहलाती है। और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने फिंगर टिप से टच करके उन्हें पढ़ लेते हैं। ये सिस्टम सबसे पहले लुइस ब्रेल ने फाइंड आउट की थी, जो जिनकी खुद की आईसाइट नहीं थी उनके पास, वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने अपने ही जैसे लोगों के लिए कुछ सोचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी हमारी स्टडी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ये सिस्टम फाइंड आउट की थी और जिसे ब्रेल सिस्टम कहा जाता है। जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, जो बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए सिस्टम होती है। नाउ वाइट कैन, द ब्लाइंड पर्सन यूज द वाइट कैन विथ रेड टिप टू इम्प्रूव द मोबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना होता है। ठीक है, तो वो वाइट कैन का यूज़ किया जाता है जिसके आगे रेड टिप होती है उसकी, एंड दे यूज़ दिस कैन टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल ऑन द वे। आपने एक स्टिक जैसा उनके हाथ में देखा होगा जिसके कारण वो अपने आसपास जो ऑब्स्टिकल है या आगे रास्ता क्लीन है उन्हें वो देखकर उस स्टिक के हेल्प से आगे की तरफ चलते रहते हैं, जिसे वाइट कैन कहते हैं। और वो देखकर अपने आसपास के ऑब्स्टिकल का पता लगा लेते हैं और रास्ता खुद बनाते जाते हैं ताकि वो सेफली ट्रैवल कर सके, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। जब इस तरह की आप स्टिक किसी पर्सन के हाथ में देखते हैं तो ये वाइट कैन कहलाती है, और इसमें रेड टिप है ना, इसका मतलब है वो पर्सन को दिखाई नहीं देता, ये स्टिक उन्हीं के लिए बनी है। इस कलर को देखकर भी आप समझ सकते हो, और इससे वो अपने आसपास की चीज़ों को जज करते हुए अपना रास्ता बनाते जाते हैं। टैकिंग डिवाइस, विजुअली चैलेंज्ड पीपल में यूज़ अ टॉकिंग इक्विपमेंट सच एज टॉकिंग थर्मोमीटर, ऐसा कुछ लेकर वो जा सकते हैं। टॉकिंग वॉच, टॉकिंग क्लोथ्स, टॉकिंग कैलकुलेटर्स, टॉकिंग कंपास। ठीक है, जो आगे आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे। कंप्यूटर्स, नाउ डे पर्सनलाइज्ड computers are available and these are visually challenged friendly. Several softwares like Aurelux and Adrenian, Nopix, so that they can access information available on the internet. और ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर इन्हीं पर्सनस के लिए बनाए जाते हैं जिनसे वो कई सारी उनके ही रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इनेबल्स होते हैं इनके लिए, जो विजुअलाइज चैलेंज पर्सन यूज़ कर लेते हैं। ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इंटरनेट पर होती है, जिसके थ्रू वो अपनी रीडिंग कर सकते हैं। रेडियो रीडिंग सर्विसेज भी होती हैं। दीज आर ओवर 100 रेडियोज रीडिंग सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए ऐसी 100 रेडियो रीडिंग सर्विसेज अवेलेबल है जो उन्हें रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है और पीरियडिकल ओवर द रेडियो टू द विजुअली चैलेंज्ड पीपल। ठीक है, तो ये इतने तरीके होते हैं जिससे कोई भी विजुअल चैलेंज्ड जो पीपल होते हैं जिनका जो बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है।